नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी सॉल्यूशन कृतिका चैप्टर 5 मैं क्यों लिखता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? तो लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है तो हम सामने घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती है। अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भाव को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। जब तक हृदय में अनुभूति ना जाने लेखन करना संभव नहीं है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है और लेखन के लिए मजबूरी करती है। लेखक अपनी आंतरिक विवशता के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। वह स्वयं भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब हम पढ़ेंगे सेकंड। लेखक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। लेखक हिरोशिमा को बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था। वह उस अस्पताल में भी गया जहां आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा था। इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनना स्वीकार नहीं था। कुछ दिन पश्चात जब उसने किसी स्थान पर एक बड़े से पत्थर पर एक व्यक्ति की उछली छाया देखी, संभवतः विस्फोट के कारण कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया और पत्थर को झुलसा दिया। इस प्रकार जैसे समूची दुर्घटना उस पत्थर पर लिखी गई हो। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक को हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। तीसरा क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करता है। उत्तर, किसी भी लेखक को लिखने के लिए आर्थिक विवशता, आंतरिक विवशता, प्रसिद्ध पाने की इच्छा और संपादक का, प्रकाशक का आग्रह प्रेरित करता है। तीसरा क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। उत्तर है, किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक विवशता रचना करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उसे संपादकों के दबाव व आग्रह के कारण रचना लिखने का प्रयास करना पड़ता है, परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। कुछ रचनाकारों के लिए अनुमानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं, तो कौन से बाह्य दबाव हो सकते हैं देखते हैं। कोई आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु इनके साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। यह इस प्रकार है। आर्थिक लाभ की आकांक्षा, हाँ उन्हें आर्थिक लाभ हो सकता है। सामाजिक परिस्थितियां, संपादकों का आग्रह, विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। पांचवा प्रश्न देखते हैं, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। हाँ, कैसे? बिल्कुल, ये दबाव किसी भी क्षेत्र के कलाकार हो सकते हैं, सबको समान रूप से प्रभावित करते हैं। कलाकार अपनी अनुभूति या अपनी खुशी के लिए अवश्य अपना कला का प्रदर्शन करता है, परंतु उसके क्षेत्र की विशेषता का रचनाकार से अलग नहीं है। जैसे पहला, अभिनेता, मंच कलाकार या नृत्यकार, इन पर निर्देशक का दबाव रहता है। दूसरा, गायक गायिकाएं, इन पर आयोजनों और श्रोताओं का दबाव बना रहता है। तीसरा है मूर्तिकार, इन पर
बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं तथा पसंद का दबाव रहता है। चौथा है चित्रकार इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाएं का दबाव रहता है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? उत्तर है लेखक जापान घूमने गया था तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उछली छाया को उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव पर परिणाम है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ और किस तरह से हो रहा है? तो उत्तर देख लेते हैं। हिरोशिमा तो विज्ञान के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है, पर हम मनुष्य द्वारा विज्ञान का और भी दुरुपयोग किया जा है। जैसे विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियां आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया। सही बोल रहे हैं ये। हमारे जो आविष्कार हुए हैं वो अच्छे हैं हमारे लिए, पर बहुत दुष्प्रभाव भी हैं उनके। इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने लगे हैं। तीसरा है विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं। चौथा है विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए होता है। पांचवा है विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया। ये मानव के कार्य के बोझ को कम करने के लिए किया है। हम मनुष्य ने इन दोनों का दुरुपयोग कर वायरस व साइबर क्राइम को जन्म दिया है। छठा है आज हर देश परमाणु अस्त्रों को बनाने में लगा हुआ है, जो आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? उत्तर है हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहना कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है सही, परंतु हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है, यह कहना सर्वथा गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग को रोकने के कार्य करते रहते हैं। पहला, विज्ञान के बनाए हथियारों का यथासंभव उपयोग मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। दूसरा, प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रमों व सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रति रोकथाम की जा रही है। इन समारोहों में जाकर वे लोगों को बताकर हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तीसरा है टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाजोपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करूंगा। खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी बात लिखना ना भूलिए।